मुल्तान शहर और गिरदोनवाह पे स्मोक की सूरत-ए-हाल बरकरार, बारिश का इम्कान कोई नजर नहीं आ रहा। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का तीसरा नंबर, मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 पॉइंट्स रिकॉर्ड, जबकि सबसे ज्यादा AQI पुराना शुजाआबाद रोड पर 448 पॉइंट्स है। मौसम और आलूदगी के बारे में जान लेते हैं ज़ोहेब बुखारी से। जी ज़ोहेब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल मुल्तान शहर के मौसम की बात करें तो उस वक्त स्मोक का राज बरकरार है। अगर हम सुबह के औकात की बात करें या फिर शाम के औकात की बात करें तो दोनों औकात में जो है वो शहरियों को स्मोक से वास्ता जो है वो करना पड़ता है। तो उसके साथ साथ अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो मौजूदा सूरत हाल जो है वो यही है कि आने वाले जो दिन है उसमें बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। ऐसा महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो बताया गया था, लेकिन उससे कबल यही बताया गया था कि 31 दिसंबर तक सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सकती है। बारिश होने के बाद जो मौजूदा स्मोक की जो लहर है उसमें जो है वो कमी हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो सामने हमें नजर जो है वो नहीं आ रही। मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो मौजूद है। तो इसी तनाजुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो इस वक्त 245 पॉइंट्स जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसके 22 मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान आज तीसरे नंबर पर मौजूद जो है वो दिखाई देता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बदतरीन तरीके से जो है वो मुतासिर हो रही है। सांस लेने जैसी बीमारियों का भी सामना जो है वो शहरियों को करना पड़ रहा है। अगर हम इलाकों की बात करें कि मुल्तान के कौन कौन से इलाके जो हैं वो इससे मुतासिर होते दिखाई दे रहे हैं, तो फिर पुराना शुजाबाद रोड जो है वो सबसे ज्यादा मुल्तान का वो इलाका है जो सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स से मुतासिर हो रहा है। इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वहां पर वो 448 पॉइंट्स जो है वो इस वक्त यहां पर रिकॉर्ड किए गए। जबकि खानेवाल रोड की बात करें तो वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 227 पॉइंट्स पर जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जबकि BZ यूनिवर्सिटी के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स 183 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। खुशकिस्मती की बात जो है वो यही है कि इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर जो है वो देखने में आ रहा है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तिबी माहिरीन के हवाले से, तो तिबी माहिरीन की जानिब से भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया कि हालिया जो सूरत हाल है ये बच्चों के लिए और जो बुजुर्ग शहरी हैं उनके लिए जो है वो खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि खुश्क मौसम है और खुश्क सर्दी की जो लहर है वो बरकरार है। तो गैर जरूरी सफर करने से इज्तनाब की जा सके ताकि सांस लेने जैसी बीमारियों से भी बचा जा सके। तो इस वक्त मुल्तान तीसरे नंबर पर मौजूद है। मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतरीन तरीके से मुतासर होता हुआ हमें नजर आ रहा है। जो शहरी है उनकी जानिब से भी इंतजामिया से यही मुतालबा जो है वो किया जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट से निकलने वाला धुआं है उस पर काबू पाया जा सके और जो फसलों की बाकियात को देहातों में जलाया जाता है उस पर फिलफोर जो है वो कंट्रोल किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया सैयद ज़ोहेब बुखारी आपका। सैयद ज़ोहेब बुखारी हमें अपडेट कर रहे थे मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में स्मोक की सूरत हाल बरकरार, बारिश का इम्कान नहीं। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का तीसरा नंबर, मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 पॉइंट से रिकॉर्ड, जबकि सबसे ज्यादा AQI पुराना शुजाबाद रोड पर 448 पॉइंट्स है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में स्मोक की सूरत हाल बरकरार है, बारिश का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का तीसरा नंबर, मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 पॉइंट्स रिकॉर्ड, जबकि सबसे ज्यादा AQI पुराना शुजाआबाद रोड 448 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में स्मोक की सूरत हाल बरकरार, बारिश का कोई इम्कान नहीं। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का तीसरा नंबर, मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 पॉइंट्स रिकॉर्ड, जबकि सबसे ज्यादा AQI पुराना शुजाबाद रोड पर 448 पॉइंट्स है। आपको बताएं आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का तीसरा नंबर, मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 पॉइंट्स रिकॉर्ड, जबकि ज्यादा से ज्यादा AQI पुराना शुजाबाद रोड पर 448 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान शहर के मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें तो मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में स्मोक की सूरत हाल बरकरार है, जबकि बारिश का कोई इम्कान नहीं। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का तीसरा नंबर, मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 पॉइंट्स रिकॉर्ड, जबकि ज्यादा से ज्यादा AQI पुराना शुजाबाद रोड पर 448 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। शहर औलिया के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान शहर गिरदोनवाह पे स्मोक की सूरत हाल बरकरार है, बारिश का कोई इम्कान नहीं है।
भावलपुर में सर्दी बढ़ते ही लकड़ी के दाम भी बढ़ने लगे। टाल मालकान के मुताबिक खुश्क लकड़ी 1600 रुपए मन जबकि कोयला 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगा है। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल लकड़ी और कोयला की कीमत में कितना फर्क आया आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको बताएं भावलपुर में सर्दी बढ़ते ही लकड़ी के दाम भी बढ़ने लगे। टाल मालकान के मुताबिक खुश्क लकड़ी 1600 रुपए मन जबकि कोयला 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगा है। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल लकड़ी और कोयला की कीमत में फर्क सामने आ रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बहावलपुर में सर्दी बढ़ते ही लकड़ी के दाम भी बढ़ने लगे हैं। टाल मालकान के मुताबिक खुश्क लकड़ी 1600 रुपए मन जबकि कोयला 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगा है। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल लकड़ी और कोयला की कीमत में फर्क सामने आ रहा है। आपको बताएं भावलपुर में सर्दी बढ़ते ही लकड़ी के दाम भी बढ़ने लगे। टाल मालकान के मुताबिक खुश्क लकड़ी 1600 रुपए मन जबकि कोयला 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगा है। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल लकड़ी और कोयले की कीमत में कितना फर्क सामने आया तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। अभी आपको बताएं भावलपुर में सर्दी बढ़ते ही लकड़ी के दाम भी बढ़ने लगे। टाल मालकान के मुताबिक खुश्क लकड़ी 1600 रुपए मन जबकि कोयला 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बहावलपुर में सर्दी बढ़ते ही लकड़ी के दाम भी बढ़ने लगे हैं। टाल मालकान के मुताबिक खुश्क लकड़ी 1600 रुपए मन जबकि कोयला 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगा है। होटल मालकान भी परेशान नजर आते हैं और शहरी भी परेशान हैं। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल लकड़ी और कोयला की कीमत में वाज़ेह फर्क भी महसूस हो रहा है। डेरा गाजी खान में वनडिश, लाउडस्पीकर और वक्त की पाबंदी न करने वाले हो जाएं होशियार। मैरिज एक्ट और एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतजामिया मुतारिक हो गई। रेवेन्यू स्टाफ और MCQ की 2 टीमें दिन में 2 बार शादी हॉल्स का मुआयना करने के लिए मुख्तस कर दी गईं। आपको अपडेट कर रहे हैं, डेरा गाजी खान में वन डिश, लाउड स्पीकर और वक्त की पाबंदी न करने वाले हो जाएं होशियार। मैरिज एक्ट और एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। खान में वन डिश की खिलाफ वर्जी करने वाले तमाम जितने भी शादी हॉल्स हैं या इसके अलावा दीगर इवेंट्स हैं जहां पर लाउड स्पीकर वगैरह की खिलाफ वर्जी की जाती है और उसके बाद टाइम की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की जाती है, वो अब तैयार हो जाएं, क्योंकि जो यहाँ की ज़िलाई इंतजामिया है उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन लेने की अब तैयारी कर ली है। इसके हवाले से बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है कि जो इस चीज़ की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर भी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर तैमूर उस्मान। इनसे हम जानते हैं। सर मुझे बताइएगा इस हवाले से ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है क्या तफसीलात है? देखिए जी, इसमें ऐसा है कि मैरिज एक्ट 2016 के तहत जो है वो कुछ डायरेक्शंस पास ऑन की गई हैं जिसका फॉलो करना जो है वो शादी के सीजन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें यह है कि डीजी खान के अंदर ज़िले के अंदर तकरीबन 28 जो है वो मैरिज हॉल्स हैं और तहसील डेरा गाजी खान के अंदर जो है वो तकरीबन कोई 17 मैरिज हॉल है। इन मैरिज हॉल्स की जो है वो 2 टीमें जो है वो निगरानी करती हैं। एक टीम जो है वो रेवेन्यू स्टाफ की होती है और एक टीम जो है वो MC की होती है और ये दिन में 2 दफ़ा दोपहर शाम में और फिर रात में जो है वो इन मैरिज हॉल्स की निगरानी करती है। जहां तक वन डिश का ताल्लुक है तो एज पर द रूल्स जो है उसमें वन डिश के मुताबिक 1 सालन, 1 चावलों की डिश, 1 स्वीट डिश, कोक और साथ में नान या रोटी वटेवर जो भी वो सर्व करना चाहें वो आती है। इससे जो भी ज्यादा एग्जैजरेशन होगी वो वन डिश की खिलाफ वर्जी की जुमरे में आएगी। इसके अलावा साथ साथ जो एम्पलीफायर एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी भी रोकी जाएगी, जिसमें लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, डेक का ऊंची आवाज में इस्तेमाल और जो बैंड है उसका रात गए तक इस्तेमाल जो है वो शामिल है। आतिशबाजी पे भी इस सिलसिले में पाबंदी होगी और उसके तहत जो है वो इन तमाम मैरिज हॉल्स को तंबीह की गई है कि जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। टाइम की पाबंदी क्या है? टाइम जो है वो ये है कि शाम के टाइम जो है वो वैसे तो 4 बजे तक मैरिज हॉल्स रखते हैं, लेकिन जो रात की टाइमिंग है उसको फॉलो करवाना जरूरी है जो कि 10 बजे तक है। 10 बजे से ऊपर जो भी मैरिज हॉल जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, एम्पलीफायर एक्ट और मैरिज एक्ट की जो भी खिलाफ वर्जी करेगा प्लस जो टाइम की पाबंदी नहीं करेगा, अब इंतजामिया उसके खिलाफ जो है वो भरपूर। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, आप अपडेट कर रहे थे। जी शुक्रिया इमरान। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बहावलपुर में सर्दी बढ़ते ही लकड़ी के दाम भी बढ़ने लगे हैं। टाल मालकान के मुताबिक खुश्क लकड़ी 1600 रुपए मन जबकि कोयला 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगा है। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल लकड़ी और कोयला की कीमत में वाज़ेह फर्क महसूस हो रहा है। आपको बताएं भावलपुर में सर्दी बढ़ते ही लकड़ी के दाम भी बढ़ने लगे। टाल मालकान के मुताबिक खुश्क लकड़ी 1600 रुपए मन जबकि कोयला 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगा है।
गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल लकड़ी और कोयले की कीमत में कितना फर्क सामने आया, तफसीलात बताएंगे ताहिर जोधियाना। लेकिन अभी आपको बताएं, बहावलपुर में सर्दी बढ़ते ही लकड़ी के दाम भी बढ़ने लगे। टाल मालकान के मुताबिक खुश्क लकड़ी 1600 रुपए मन, जबकि कोयला 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ताहिर जोधियाना से। जी ताहिर, बताइए। बिल्कुल जी, जैसे ही भावलपुर में सर्दी की शिद्दत बढ़ी है, बल्कि यूं कहें कि रवां सीजन जैसे सर्दी का सीजन शुरू हुआ है, तो बहावलपुर में खुश्क लकड़ी जो है उसके दाम मजीद बढ़ते नजर आए हैं। खास तौर पे अगर हम पिछले साल को इसका कंपैरिजन करते चलें तो 1200 रुपए मन फरोख्त हो रही थी, जो कि अब बढ़कर 1600 रुपए तक चली गई है। और बाज इलाकों में यही लकड़ी जो है वो 1700 रुपए फी मन तक भी फरोख्त हो रही। इसी तरह से अगर हम कोयला की बात करते चलें तो पिछले साल 70 से 80 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा था, जो कि लकड़ी महंगी होने की वजह से अब उसका रेट बढ़कर 120 और 130 रुपए तक पहुंच चुका है। टाल में मौजूद हैं और टाल मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इसकी वजह जानते हैं कि क्या वजह है, क्यों रेट इतना ज्यादा बढ़ा है। पिछले साल अगर हम बात करते चलें तो 100-150 का फर्क जो है अमूमन आता है, लेकिन 400-500 का फर्क, इतना ज्यादा फर्क क्यों? बस ये जो पीछे से रेट जब बढ़ते हैं, बड़े डीलर हजरात ने रेट बढ़ाए हैं, उनकी वजह से भी तो ये फर्क पड़ता है। दूसरी हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं, ट्रांसपोर्ट की जो किराए बढ़ गए हैं, उन पे चालान जो होते हैं वो सारा बोझ लकड़ी पे पड़ता है। फिर इसके लिए हमें इनका रेट बढ़ाना पड़ता है। इसमें सिर्फ हमारा 100-150 रुपए प्रॉफिट होता है, लेकिन पहले पिछले साल रेट कम था, लेकिन इस साल जो ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़े हैं और उनकी जो 15-15 हज़ार के चालान होते हैं वो सारा बोझ इस पे ही पड़ता है। इसलिए इनका रेट अभी और भी मजीद बढ़ने की उम्मीद है कि आगे अगर सर्दी बढ़ गई तो इनका रेट और भी बढ़ सकता है। हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं उनमें तब्दीली आएगी तो इधर भी कुछ रेट कम होंगे। तो किन किन इलाकों से लकड़ी आ रही थी जो अब मुतासर हुई है, जिसकी रसद मुतासर हुई है? अगर सैलाब की बात करते चलें या कोई मौसमी तब्दीलियां हैं या हुकूमती पॉलिसियां हैं? लकड़ी तो हमारी इधर से तरंडे से भी आती है, उस शरीफ से, अहमदपुर से, काफी देहातों इलाकों से आती हैं। जो सैलाबी इलाके हैं वहां पे टाइम से कटाई ना होने की वजह से भी रेट बढ़े हैं, तो उनकी जो टाइम की लकड़ी पहुंचनी थी वो ना आ सकी, उस वजह से भी ये रेट बढ़े हैं। दूसरे ये ट्रांसपोर्ट, मेन मुद्दा जो है वो ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़े हैं और चालानों की वजह से 15-15 हज़ार के इसका किराए की वजह से जो ट्रांसपोर्ट पर भारी जुर्माने आयद किए गए हैं वो वजह बताई जा रही है कि एक ही साल में 400 से 500 रुपए फी मन लकड़ी की कीमत में इजाफा सामने आया। और दूसरा अहम वजह सैलाबी इलाकों से जो मौसम शुरू होते ही लकड़ी की तरसील होती थी वो नहीं हो सकी है, कटाई नहीं हुई, जिसकी वजह से रेट जो हैं उनमें इजाफा देखने में आया है। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना, आप अपडेट कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का बड़ा फैसला, पासपोर्ट गैर फाल करने के हुकूमती इख्तियारात को कलअदम करार दे दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का बड़ा फैसला सामने आ गया। पासपोर्ट गैर फाल करने के हुकूमती इख्तियार को कलअदम करार दे दिया गया। जस्टिस आसिम हफीज ने अपने फैसले में रिमार्क्स दिए कि पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में 5 साल या इससे ज्यादा अरसे तक नाम रखना गैर कानूनी है। आपको बताएं, लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच का बड़ा फैसला, पासपोर्ट गैर फाल करने के हुकूमती इख्तियार को कलअदम करार दे दिया। जस्टिस आसिम हफीज ने अपने फैसले में रिमार्क्स दिए कि पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में 4 साल या इससे ज्यादा अरसे तक नाम रखना गैर कानूनी है। आपको बताएं, लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच का बड़ा फैसला, पासपोर्ट गैर फाल करने के हुकूमती इख्तियार को कलअदम करार दे दिया। जस्टिस आसिम हफीज ने अपने फैसले में रिमार्क्स दिए कि पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में 5 साल या उससे ज्यादा अरसे तक नाम रखना गैर कानूनी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का बड़ा फैसला सामने आया है। पासपोर्ट गैर फाल करने के हुकूमती इख्तियार को कलअदम करार दे दिया गया है। जस्टिस आसिम हफीज ने अपने फैसले में रिमार्क्स दिए कि पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में 5 साल या इससे ज्यादा अरसे तक नाम रखना गैर कानूनी है। आपको बताएं कि ये मामला सामने आ गया, बड़ा फैसला सामने आ गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में बिजली चोरों के खिलाफ मैपको की कार्रवाइयां तेज। सखी सरवर रोड पर रेंजर्स के हमरा मुश्तरका ऑपरेशन, बिजली चोरी में मुलव्वस 3 ट्यूबवेल मालकान रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। पकड़े जाने वाले बिजली चोरों को भारी जुर्माने भी
عائد کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے آشان بخاری۔ جی آشان بخاری، آگاہ کیجیے گا۔ ڈیرہ ارزگان میپکو کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف جو ہے تابق طور کاروائیاں جاری ہیں، اور پچھلے ایک ہفتے کے دوران کیا کاروائیاں سامنے آئی ہیں اور کتنے مقدمات درج کیے گئے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ میپکو ڈویژن کے ایکسین جناب عزیز الرحمان صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں، جس طرح بتائیے گا پچھلے ایک ہفتے کے دوران کیا کاروائیاں سامنے آئی اور مزید کس طرح یہ بجلی چوروں کے خلاف کاروائیاں جاری رکھی گئی؟ ایز یوزول ہم نے بجلی چوروں کے خلاف بھرپور کاروائیاں کی ہوئی ہیں، اور پچھلے ہفتے ہم نے رینجرز کے ساتھ کوئٹہ روڈ سب ڈویژن کے علاقوں میں کاروائیاں کی، جن کے نتیجے میں ہم نے 3 بجلی چور ٹیوب ویل کے پکڑے، جن پر ہم نے ایف آئی آرز بھی درج کرا دی اور بھاری جرمانے بھی عائد کر دیے گئے ہیں۔ اور مزید سر بتائیے گا کہ کس طرح سے اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں اور کیا پالیسی اپنائی ہوئی بجلی چوروں کے خلاف؟ وفاقی حکومت اور میپکو انتظامیہ کی ہدایت کے اوپر ہم بھرپور کاروائیاں کر رہے ہیں، اور زیرو ٹالرنس پالیسی ہماری بجلی چوری کے خلاف، لہٰذا جہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے وہاں پہ ہم ان کے اوپر ڈیٹیکشن بل کی مد میں چارجنگ کرتے ہیں اور ایف آئی آرز بھی درج کراتے ہیں تاکہ وہ راہ راست پر آ سکیں۔ جی بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے بجلی چوروں کے خلاف جو کاروائیاں جاری ہیں، اور پچھلے ایک ہفتے کے دوران جو ہے 3 ٹیوب ویل ایسے پکڑے گئے ہیں جو بجلی چوری کر رہے تھے، تو ان کے خلاف رینجر کے ساتھ مل کر کارروائی کی گئی ہے اور ان کے خلاف جو ہے بھاری بھرکم جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں اور ان پر مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں، جبکہ وہ جو ٹیوب ویل تھے وہ بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ مزید یہ کہنا ہے کہ میپکو اور وفاقی حکومت کی ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے بجلی چوروں کے خلاف سخت کارروائیاں جاری رکھیں گے، اور جہاں بھی بجلی چوری پکڑی جائے گی تو وہاں پر ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جائیں گے اور ان کے خلاف جو ہے بھاری بھرکم جرمانے بھی۔ بہت شکریہ آشان بخاری آپ کا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں بہاولپور میں بہاول وکٹوریہ اسپتال کی ایم آر آئی مشین خراب ہونے کا انکشاف۔ متبادل مشین نہ ہونے سے ایمرجنسی مریضوں کے ایم آر آئی اسکین ٹھپ ہو گئے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق ایم آر آئی اسکینز کے لیے آنے والے مریضوں کو 2 ہفتے کا ٹائم دیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں بہاولپور میں بہاول وکٹوریہ اسپتال کی ایم آر آئی مشین خراب ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ متبادل مشین نہ ہونے سے ایمرجنسی مریضوں کے لیے ایم آر آئی سکینز ٹھپ ہو گئے ہیں۔ اسپتال ذرائع کے مطابق ایم آر آئی سکینرز کے لیے آنے والے مریضوں کو 2 ہفتے کا ٹائم بھی دیا جا رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بہاولپور میں بہاول وکٹوریہ اسپتال کی ایم آر آئی مشینیں خراب ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں بہاولپور میں بہاول وکٹوریہ اسپتال کی ایم آر آئی مشین خراب ہونے کا انکشاف۔ متبادل مشین نہ ہونے سے ایمرجنسی مریضوں کے ایم آر آئی اسکین ٹھپ ہو گئے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق ایم آر آئی اسکین کے لیے آنے والے مریضوں کو 2 ہفتے کا ٹائم دیا جا رہا ہے۔ بہاول وکٹوریہ اسپتال کی ایم آر آئی مشین خراب ہونے کا انکشاف۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے طاہر جودھیانہ۔ جی طاہر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، کارڈک سینٹر کی اینجیوگرافی مشین کے بعد اب بہاول وکٹوریہ اسپتال کی ایم آر آئی مشین بھی خراب ہو گئی ہے، اور اس مشین خراب ہونے کے باعث سینکڑوں کی تعداد میں ایسے مریض جن کو ایمرجنسی کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ایم آر آئی کی سہولیات میسر ہونا تھی وہ اب نہیں ہیں، اور کچھ ایسے آپریشنز جو کہ نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ میں ہونے تھے وہ بھی ایم آر آئی مشین پر ہی منحصر تھے، وہ بھی بند ہو چکے ہیں، اور اس حوالے سے مریضوں کو 2 سے 3 ہفتے کا ٹائم دیا جا رہا ہے کہ وہ 2 سے 3 ہفتے بعد آ کر ایم آر آئی کروا سکتے ہیں، اور اگر ہم پرائیویٹ بات کرتے چلیں تو ہزاروں روپے میں یہ ایم آر آئی ٹیسٹ جو ہے اسکین جو ہے وہ اس وقت ہوتا نظر آ رہا ہے، اور ایم ایس آفس ذرائع اس حوالے سے یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ آنے والے 2 سے 4 روز کے دوران مشین جو ہے اس کی مرمت کر لی جائے گی، اور مشین جو ہے وہ سالانہ مینٹیننس کے باعث بند کی گئی ہے۔ حالانکہ جو ہسپتال ذرائع ہیں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ کانٹریکٹ ختم ہونے کے باعث کمپنی جو ہے وہ اس کی بحالی کا کام چھوڑ کر چلی گئی، جس کے باعث اب نیا جو کانٹریکٹ جب تک نہیں ہوگا تب تک مشین جو ہے وہ بحال نہیں کی جا سکتی۔ اس حوالے سے ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں روزانہ کی بنیاد پر ایمرجنسی کیسز کے ساتھ ساتھ جو الیکٹیو کیسز ہیں وہ بھی اس وقت نہیں ہو پا رہے، جس سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور مریض جو ہیں وہ پرائیویٹ ایم آر آئی کروانے پر موجود ہیں، اور بہاولپور میں اگر دیکھا جائے تو پرائیویٹ ادارے جو ایم آر آئی کی سروسز دے رہے ہیں وہ مریضوں سے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں روپے چارجز لیتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے مریضوں نے فوری طور پر مطالبہ کیا ہے کہ ایم آر آئی مشین جو ہے اس کی مرمت جلد سے جلد کروائی جائے تاکہ ایم آر آئی جو ہے وہ اس کی سہولت بہاول وکٹوریہ اسپتال میں دوبارہ سے بحال ہو سکے۔ جی بہت شکریہ طاہر جودھیانہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جلال پور پیروالا میں کئی دہائیوں سے قائم ڈاک خانہ کی عمارت ڈاک کے بسیدہ نظام کی طرح مخدوش۔ عمارت نہ صرف 4 دیواری سے محروم ہے بلکہ اس کی چھتیں خستہ حال اور دروازے اور کھڑکیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کا
शिकार है। तफसीलात से आगाह करेंगे वक़ास सिद्दीकी। डाक के पुराने निजाम की तरह जलालपुर पीरवाला में कायम डाकखाने की जो बिल्डिंग है उसकी हालत भी इंतहाई मखदूश हो चुकी है। ये वो डाकखाना है जो कि अपनी चार दीवारी से भी महरूम है। इसकी छतें जो है इंतहाई खस्ता हाल है, दरवाजे खिड़कियां टूट फूट का शिकार है। या आने वाले शहरियों के लिए, सार्फिन के लिए बैठने का कोई जो है बंदोबस्त नहीं है। इसके ग्राउंड में भी अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाए कि इस वक्त सीवरेज का गंदा पानी जो है वो जमा है। बाकी मानदा बिल्डिंग को भी ये सीवरेज का पानी जो है मुतासिर कर रहा है, जो कि यहाँ पर आने वालों के लिए भी एक खौफ का बायस बना हुआ है और यहाँ पर मौजूद जो स्टाफ है उसके लिए भी खतरे से खाली नहीं है। इस वक्त शहरी हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे इस हवाले से। क्या कहते हैं जी, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं जिमें थक रहा मैं ठमना निजाम इंदा इतने खतरनाक ही चौदीवारी तो बिल्कुल ना किसी ना हो बराबर ही। उनके बाद यानी जितनी महल्ले का पानी है ना कि सवरे दा टोटल यानी कि इमारत अंदर यानी कि ऐसा ऐसा अंदर पाना पे जिमें इमारत में अंदर पेटा वो खस्ता हाल ही। मैं अल्लाह अकबर ऐसा ऐसा ना पहले टुकड़े बन ढांदे पे ना उनकी खिड़कियां ना कोई बहाने की जगह है। इतनी परेशानी है। मैं तो खुदा रा मेहरबानी की वजे इन चौदीवारी थी वजे या अगर मुंतकिल की वजे मेहरबानी की वजे। जी ये वफाकी हुकूमत का ये अदारा है पोस्ट ऑफिस, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस। इसकी बिल्डिंग की हालत है कि शहरियों को यहाँ दाखिल होने में जो है खौफ महसूस होता है। यहाँ पर मौजूद जो स्टाफ है उनकी भी जो जाने हैं वो किसी खतरे से खाली नहीं है। इस वक्त स्टाफ की जानिब से जो है यही मुतालबा किया जा रहा है और शहरियों की जानिब से भी यही मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर पोस्ट ऑफिस को महफूज बिल्डिंग में जो है शिफ्ट कराया जाए या इस बिल्डिंग को जो है सर-ए-नौ तामीर कराया जाए। बहुत शुक्रिया वक़ास सिद्दीकी आपका। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद नोमान सिद्दीकी ज़ेर सदारत जिले महकमों का इजलास एडीसीआर मोहम्मद अबू बकर और एडीसीजी मोहम्मद सैफ समेत असिस्टेंट कमिश्नर शरीक हुए। इजलास में मुख्तलिफ सरकारी महकमों की मजमूई कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, अवामी फलाही मंसूबों और जारी तरक्याती स्कीमों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खुले मैनहोल्स और टूटी फूटी सड़कों की मुरम्मत फौरी की जाए। गैर कानूनी एलपीजी रिफिलिंग और पेट्रोल यूनिट के खिलाफ क्रैकडाउन भी करने की हिदायत। मजीद कहा कि तमाम महकमे बाहमी ताउन और जिम्मेदारी से फराइज अंजाम दे। ब्यूटिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों के लिए इजाफी फंडिंग की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद नोमान सिद्दीक की ज़ेर सदारत जिले महकमों का इजलास हुआ। एडीसीआर मोहम्मद अबू बकर और एडीसीजी मोहम्मद सैफ समेत असिस्टेंट कमिश्नर्स शरीक हुए। इजलास में मुख्तलिफ सरकारी महकमों की मजमूई कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। तो खबर यह है कि डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान जहीर अनवर जप्पा का सरकारी दफ्तर में अचानक छापा। जहीर अनवर जप्पा ने हाजिरी रजिस्टर चेक किए को कुताही पर बाज की और डीसी की साइलिन से गुफ्तगू, काम में ताखीर पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कहा, गैर हाजिर अफसरान को शोकाज नोटिस जारी किए जाएंगे। तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान जहीर अनवर जप्पा ने लाइव स्टॉक, महकमा ज़राअत और महकमा एक्साइज के ऑफिस का दौरा किया। वहाँ पर ऑफिसर्स की हाजिरी देखी, वहाँ पर अमला मौजूद है या नहीं। डिप्टी कमिश्नर साहब जी देखें, जो दफातर जिनका आपने जिक्र किया, मेरी एक रूटीन है कि मैं सुबह निकलते हुए नोइंगली के हमारे जो ऑफिसर्स हैं या ऑफिशियल हैं उनके एटीट्यूड के प्रॉब्लम है, वो दफ्तर टाइम पे नहीं आते, अगर आते भी हैं तो लोगों को उस तरीके से प्रोएक्टिवली डील भी नहीं करते। तो मेरी ये रूटीन है कि मैं सुबह सुबह निकलते हुए चेक करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली यही है कि दफातर में जो अटेंडेंस है सुबह वो कम पाई जाती है। तो अब मैंने इनको शोकाज करना शुरू किए हैं। जैसे आपने देखा तो पिछले दिन हमने हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट को शोकाज दिए थे। आज जो लोग यहाँ पे दफ्तर में नहीं पाए गए उनको शोकाज करेंगे। अदरवाइज ये है कि नेक्स्ट चेकिंग के दौरान अगर फिर भी एब्सेंट पाए गए तो फिर इनके कंसर्न सेक्रेटरी हजरात को लिखेंगे, इनके खिलाफ कोई पीड़ा की इंक्वायरी करें या इनको यहाँ से लें। सर, आपने इस वक्त क्या पाया है? जो आज आपने विजिट किया तो कितनी हाजिरी पाई ऑफिसर्स की, अमला कितना मौजूद था और किस तरह से आप मुझे कह रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, मगर आज का आपने क्या देखा जी? आज का एवरेज 70% अटेंडेंस थी, बाकी 30% लोग कुछ ये बता रहे हैं जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वो फील्ड में गए हुए हैं। लेकिन उनको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। जो लोग बताते हैं कि छुट्टी पे उनकी छुट्टियाँ मैंने मंगवाई हैं, रजिस्टर हाजिरियाँ इनकी मैं साथ लेके जा रहा हूँ। शोकाज करेंगे, उसके बाद इनके कंसर्न सेक्रेटरीज को लिखेंगे ताकि इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा सके। अगर तो लोगों ने सरकार की तनख्वाह लेनी है तो फिर काम भी करें,
اگر نہیں گزارا ہوتا تو پھر چھوڑ دینا نوکری. دیکھو ڈپٹی کمشنر صاحب اس معاملے میں مکمل طور پر چیک کیا جا رہا ہے کہ آفیسرز جو ہے وہ اپنے آفس میں آئیں، وقت پر آئیں، تاکہ ان کو عوام کو ریلیف دیا جا سکے. اگر سرکار کی تنخواہ لینی ہے تو پھر. بہت شکریہ عاصم صدیق آپ کا. اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی کا یونین کونسل راجہ پور کا دورہ، بنیادی ہیلتھ مرکز، RO پلانٹ، لینڈ ریکارڈ سینٹر کا معائنہ کیا، ایسے کہ بند واٹر فلٹریشن پلانٹ کی بحالی کے لیے اقدامات کی ہدایات. اب اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں رانا آصف حنیف سے. جی آصف بتائیے. بالکل، ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی سربراہی میں ضلعی انتظامیہ اب شہروں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں میں بھی صفائی ستھرائی کے انتظامات کو دیکھ رہی ہے، اور اسسٹنٹ کمشنر لودھرا نے آج 3 یونین کونسلز کا اور مختلف بستیوں کا دورہ کیا. کیا دیکھا گیا اور کیا ہدایت دی گئی ہیں، جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر لودھرا محترمہ ارم شہزادی. میم، آج آپ راجہ پور اور دیگر علاقوں میں گئی ہیں، بتائیے گا ذرا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. CM صاحبہ کی ڈائریکشنز پر اور ڈی صاحب کے زیر نگرانی معزز ہمارے جو راجہ پور ہیں، ڈاورا ہے، ان کا بڑا تفصیلی وزٹ کیا گیا، کیونکہ ستھرا پنجاب ایک کی انیشیٹو ہے اور اس میں گلی محلوں کی صفائی بھی ضروری ہے، ڈرینیج کی کلینلینس کو. یہ ایک میرا فالو اپ وزٹ تھا، اس سے پہلے بھی میں 2 وزٹس کر چکی ہوں، تو جو ٹاسک اسائن کیے گئے تھے ان کو ری چیک کیا گیا ہے. اس کے علاوہ مین ہولز کو چیک کیا جا رہا ہے، کوئی انکورڈ تو نہیں ہے. اسٹرے ڈاگس کی کلنگ کے پروسیس کو میں نے چیک کیا. اس کے علاوہ ہمارے ہاسپٹلس ہیں، ہاسپٹلس کی صفائی ستھرائی بھی دیکھی گئی، کلینلینس بھی دیکھی گئی، وہاں کے اٹینڈنس چیک کی گئی. پیشنٹ سے میں نے پوائنٹ آف ویو لیا تو الحمدللہ بڑا پازیٹیو فیڈ بیک آیا. پبلک کمپلینٹس کو بھی دیکھا جا رہا ہے. میرے پاس ایک کمپلینٹ آئی تھی کہ کافی عرصے سے ڈاورا کے اندر فلٹریشن پلانٹ خراب ہے 2 سال سے، تو اس کو دیکھا گیا، وہ بالکل بند ہے. اس کو پراپر جو ایجنسی دیکھ رہی ہے اس کے ساتھ ٹیک اپ کر لیا گیا ہے. 7 سے 10 دن کی کمٹمنٹ ہے کہ اس کے اندر جو RO پلانٹ ہے اس کی امپروومنٹ کے لیے، تو وہ 10 دنوں میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. بہت ساری ہدایات دی ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس وقت لودھرا تحصیلوں میں مختلف بنیادی ہیلتھ مراکز ہیں یا RO پلانٹس ہیں یا دیگر علاقے، ان میں جو ہے بہتری نظر آئے گی، یہ کہنا ہے اسسٹنٹ کمشنر لودھرا. جی شکریہ رانا آصف حنیف. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شہریوں کو ان کی دہلیز پر ٹریفک لائسنس کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوٹ سلطان میں خصوصی لائسنس وین کا انتظام کر دیا گیا. سب انسپیکٹر ٹریفک پولیس کے مطابق لائسنس وین ہفتہ میں 1 دن صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک موجود رہے گی. اس موبائل وین میں شہریوں کو موٹر سائیکل لائسنس کے علاوہ FIR کی کاپی اور پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول جیسی اہم سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں. تفصیلات سے آگاہ کریں گے محمد سجاد حسین. جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف اور AG پنجاب کے احکامات پر جو ہے لوگوں کو جو ہے ٹریفک لائسنس کے لیے پہلے لیا جانا پڑتا تھا، اب انہوں نے جو ہے وہ ایک وین کا انتظام کر دیا ہے جو لوگوں کو جو ہے ان کی دہلیز پر جا کر لائسنس بنا کر دے رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے سب انسپیکٹر جاوید صاحب موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. DPO صاحب لیا حسن جاوید بھٹی صاحب اور DSP ٹریفک ظفر اقبال صاحب ٹریفک کے جو انچارج ہیں لیا کے، ان کی زیر نگرانی یہ ادھر وین بھیجی گئی ہے تاکہ عوام کو دہلیز پر ان کا لائسنس مہیا کیا جائے، ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے. اور صبح سے 9 بجے سے لے کے اب تک یہاں پہ موجود ہے، اور جب تک یہاں تک عوام ہے وہ اس وقت تک یہاں پہ لائسنس بنتے رہیں گے. گاڑی ادھر رہے گی اور ہر جمعرات کو یہاں پر اویل ہوگی گاڑی عوام کی سہولت کے لیے. جی یہاں پر کچھ شہری بھی موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں. جی سر، آپ بتائیے گا لائسنس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی عوام کو بڑی پریشانی تھی، دور دراز کا علاقہ ہے لیا، یہاں سے خاصا فاصلہ ہے اور لوگوں کو وہاں جانا بڑا جو ہے نا ایک مشکل تھا، جس کی وجہ سے SP صاحب لیا کو مطالبہ کیا گیا کہ یہاں پر وین بھیجی جائے تاکہ جو ہے عوام لائسنس بنوا سکے. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہر جمعرات کے لیے تھانہ کوٹ سلطان کو وین فراہم کر دی ہے. اسی طرح ہم DSP ٹریفک کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. جی بالکل، شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ پنجاب ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میاں والی کے الیکشن کی گہما گہمی بڑھنے لگی. جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع. صدارت کے لیے 3 امیدوار آمنے سامنے. 10 جنوری کو انتخاب کا میدان سجے گا. اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں اختر مجاز سے. جی اختر بتائیے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میاں والی کے انتخابات کا جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. 10 جنوری کو الیکشن کا میدان سجے گا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر اسلم خان، آپ صدارت کے امیدوار بھی ہیں. آپ سے اس حوالے سے ہم بات کریں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیکشن کا باقاعدہ ماحول شروع ہو چکا ہے.
اور انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا اور ہمارے جو بڑے سینئر ہیں ہمارے صبح صادق صاحب، بھائی عبد المجید خان صاحب، اترجار خان صاحب، ملک اتجار امان صاحب اور شرامت صاحب اور ملک عبد الکریم گروپ کے میں متفقہ امیدوار ہوں اور انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو حیران کن نتائج ہوں گے ہمارے. جی حیران کن نتائج ہوں گے. ممبر پنجاب بار کونسل ملک صبح صادق صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں. سر، امیر اسلم خان انتہائی پروفیشنل، انتہائی دیانتدار اور بار کے شریف ترین لوگوں میں سے ہیں. ان کا کوئی انشاءاللہ مقابلہ نہیں ہے. اسی طرح جو ہمارے جنرل سیکرٹری کے کینڈیڈیٹ ہیں ظہیر عباس خان، ان کی شرافت اور پروفیشنلزم بھی بے مثال ہے. اور ہم مجید خان صاحب کے جسٹس گروپ کا حصہ ہیں اور اللہ کے فضل سے آج بھی بہت بڑی ہماری گیدرنگ ہوئی ہے جو ہمارے تصور سے بھی اچھی ہوئی ہے. تو ابتدا بہت اچھی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ 10 جنوری کا دن ہماری فتح کا دن ہوگا. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ 10 جنوری کا دن جو ہے فتح کا دن ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ 10 جنوری کو کیا نتائج سامنے